सुरेश लगभग मरने की कगार पर है। वो बहुत बीमार है और जोर जोर से खांस रहा है। उसकी पत्नी शकुंतला दवाई लेकर आती है। ये लो, दवाई खा लो जी। अब ये भी दवाई कुछ ही दिनों तक साथ दे पाएंगी शकुंतला। चुप कर जाओ जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह से दोनों पति पत्नी अकेले ही गरीबी में अपना जीवन जी रहे होते हैं। शकुंतला का बूढ़ा पति कब उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, ये खुद शकुंतला को पता नहीं है। एक रात अचानक से बारिश होने लगती है और शकुंतला का पति बीमार हालत में बारिश को देखते ही देखते घर के बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। अरे, कहाँ चले गए जी? बचाओ बचाओ बचाओ। तभी तुरंत शकुंतला भागकर घर के बाहर जाती है तो देखती है कि उसका पति बाहर पड़ा हुआ है। शकुंतला उसे किसी तरह घर के अंदर लाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। इतनी रात में बाहर बारिश में जाने की क्या जरूरत थी जी? बच्चे हो क्या अभी? कुछ हो जाता तो? शकुंतला, मैं बाहर बारिश में नहाने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या जी? इतनी तेज बारिश हो रही है, बादलों ने आसमान घेर रखा है, चांद कहाँ दिखाई दे जाएगा भला? सुरेश कुछ सोचता है और फिर शकुंतला से बोलता है कि मरते समय मेरे गुरुजी ने मुझे कोई चीज दी थी जो उस बक्से में रखी हुई है। उन्होंने कहा था कि जिस पूर्णिमा की रात बारिश हो रही हो, उसी रात पूरा चांद भी दिखाई दे रहा हो, उस दिन ही वो बक्सा खोलना, तब मेरी जिंदगी और नसीब सब कुछ बदल जाएगा। आज तक ऐसा वो दिन कभी नहीं आया। जिस पूर्णिमा की रात पूरा चांद दिखाई देता है, उस रात बारिश नहीं होती, और जिस पूर्णिमा की रात बारिश होती है, उस रात पूरा चांद दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो इसीलिए तुम उस बक्से को किसी को छूने नहीं देते? हाँ शकुंतला, आज मेरा बुलावा आ चुका है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। अलमारी में उस बक्से को मैंने इतने दिनों से संभाल कर रखा है। अब से वो बक्सा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे जाने के बाद अगर ऐसी रात आए कि चांद भी पूरा दिखे और बारिश भी हो, तो उस बक्से को खोलना, तो मैं इस गरीबी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी शकुंतला। और इतना कहते ही सुरेश अपना दम तोड़ देता है और शकुंतला विधवा हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और अगले दिन उसके रिश्तेदार आकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे चाची, दिन भर बैठकर यहाँ रोया मत करो। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। उसके इतना बोलते ही शकुंतला उसे एक तमाचा खींचकर मारती है और वो वहां से चला जाता है। फिर रात में शकुंतला के सब रिश्तेदार छत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब चाचा तो रहे नहीं, इस विधवा के नाम पर ही ये मकान और कुछ खेत है। इसे डरा धमकाकर जल्दी से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ देखो विजय भाई साहब, जो भी मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। कल सुबह होते ही उस औरत को समझाते हैं। प्यार से मानती है तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। फिर सुबह होते ही सारे रिश्तेदार शकुंतला के पास पहुंच जाते हैं। शकुंतला भी पति खोने के बाद बीमार रहने लगी थी। अरे चाची, ये लो, इस कागज पर साइन कर दो। ये किसके कागज हैं बेटा? देखो काकी, ये घर और खेत आपके अब किसी काम के नहीं। आपकी भी उम्र हो रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। इसलिए आप अपना खेत और घर हमें दे दीजिए, हम अच्छे से संभाल लेंगे। और इतने में शकुंतला उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है। तुम लालची लोगों को अपनी जायदाद देने से अच्छा है मैं किसी अनाथ को ही ये टूटा फूटा घर दे दूंगी। कम से कम उसे छत तो मिलेगी और दुआएं भी देगा। भाग जाओ यहाँ से। फिर उसके रिश्तेदार उस वक्त वहां से चले जाते हैं। अब बहुत हो गई प्यार से बात, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। फिर अगली रात वो लोग शकुंतला के कमरे में जाते हैं
और अंदर घुसते ही सबसे पहले अनिल शकुंतला का मुंह टेप से बंद कर देता है। अनिल, ये अच्छा किया तुमने। हाँ तो अब बोल बुढ़िया, इन कागज पर साइन करेगी या नहीं? लेकिन शकुंतला फिर भी ना में सर हिलाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगती है। इतने में विजय और अनिल शकुंतला को मारने लगते हैं और मार मार कर शकुंतला की हालत बिगाड़ देते हैं और उसके बहुत चोट भी लग जाती है। उसके खून भी निकलने लगता है। अरे विजय भाई, अब बस करो। अगर ये कहीं मर गई तो हम सब फंस जाएंगे। अब कल तक इसका बाप भी आएगा साइन करने। अब चलते हैं। मारपीट के कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में केस करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे इससे। और इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी आसमान से पानी भी बरसने लगता है। शकुंतला अपने पति को याद करके बारिश में भीगने लगती है। आज इसी बारिश में भीगकर मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ जी। फिर बारिश और भी तेज हो जाती है। अचानक कुछ बादल छट जाते हैं और पूरा चांद दिखाई देने लगता है। तभी उसे अपने पति की कही हुई बात याद आती है। आज बारिश भी हो रही है और चांद भी पूरा है। देखती हूँ कि आखिर उस बक्से में ऐसा है क्या। फिर शकुंतला अपने कमरे में आ जाती है और उस बक्से को खोलती है। उस बक्से में एक साधारण सा बहुत पुराना चिमटा निकलता है। अरे, इसमें तो सिर्फ एक चिमटा है, वो भी इतना पुराना। इस चिमटे के लिए इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी थी गुरुजी ने। चलो कोई बात नहीं, इस चिमटे को अपने पति की आखिरी निशानी समझकर रख दूंगी और जब तक जिंदा हूँ इसी चिमटे से रोटी बनाऊंगी। फिर अगले दिन जैसे ही शकुंतला उस चिमटे से रोटी उठाती है, वैसे ही वो रोटी सोने की बन जाती है। शकुंतला हैरान हो जाती है। अरे, ये रोटी सोने की कैसे बन गई। अब शकुंतला कुछ और भी चीजें उस चिमटे से उठाती है और वो भी सोने की बन जाती है। अब शकुंतला जिस सामान को भी उस चिमटे से उठाती, सब सोने का बन जाता। तब शकुंतला को पूरा मामला समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई चिमटा है। अब शकुंतला की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब शकुंतला के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और इस तरह से शकुंतला खुशी खुशी रहने लगती है। एक शाम सीमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन प्रिया वहां आ जाती है। सीमा से ज़्यादा प्रिया का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसीलिए सीमा की सास प्रिया को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफ करने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो। वो दरअसल सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में सीमा दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। अरे तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई हो। ये बोतल में क्या है बिटिया। ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था, मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बिटिया, बदकिस्मत तो हमारी बहू सीमा है। तुम्हारी बहन सीमा ने ऐसा शादी के समय क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो शादी के लिए हमने उस समय मना नहीं किया, और कोई होता तो गंजी बहू से कभी कोई शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो बिग लगाती है। अब देखो ना, गर्मियों के दिनों में तो बिग भी नहीं लगा पाती और घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। लेकिन इधर सीमा अपनी सास की बातें सुन रही थी और वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती करने की आदत है ना। मैंने बोल तो दिया, गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू एक्सपायर डेट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे, इसीलिए तो मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मुझे नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई।
और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब देखो किसी न किसी के सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। अरे सीमा दीदी, मुझे तो पता है, वो तो मुझे ही बता रही थी। मैं तो आपकी अपनी बहन हूँ ना। प्रिया, तुम भी कम नहीं हो। तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। और जब तुम यहाँ आती हो तो माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। बहू, तुम अपनी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, वो फिर क्या था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगी। चलती हूँ। आंटी जी नमस्ते। प्रिया दुखी होकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया सीमा के घर नहीं आती और कुछ दिनों बाद प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा थी। इसीलिए प्रिया ने सीमा और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया था। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी। कैसी हो प्रिया? तुमने तो उस दिन से आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला बुरा क्या कह दिया? तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बिटिया, बहनों में तू मैं तो होती रहती है। ऐसे मुंह तोड़ी मोड़ लेते हैं। और चलो, अच्छा हुआ जो तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। वो घर में माँ दुर्गा की पूजा रखी थी तो कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे बेटा, हम जरूर आएंगे। इसी बहाने हमको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और फिर कुछ देर बाद प्रिया भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सीमा अपनी सास के साथ प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा के लिए पहुँचती है। वहाँ पर आए हुए मेहमान सीमा का मजाक बनाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी भी कैसे हुई होगी। कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। लेकिन प्रिया का ध्यान पूजा में था। उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर सीमा पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने घर चली आई। ये प्रिया अपने आप को समझती क्या है? हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम फोन क्यों मिला रही हो? अरे सीमा बिटिया, क्या बात है? प्रिया कह रही थी कि तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ, तुम तो अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना। मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं है अभी बात करने का। मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर सीमा गुस्से में अपनी माँ का फ़ोन काट देती है। मैं प्रिया के लंबे बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी छोटी सगी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजी होने की दवाई लेकर आऊँगी और प्रिया के बालों में छिड़क दूंगी। और फिर सीमा ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। फिर सीमा बहाने से अपनी बहन प्रिया के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे प्रिया गंजी हो जाए। पर सीमा की आंखें खुल गईं जब वो प्रिया के घर पहुंची। अरे सीमा दीदी, आप आइए आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। ये एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन सीमा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और फिर डॉक्टर सीमा से बात करते हैं। सीमा कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ सीमा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सीमा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी और वहीं उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद सीमा का हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन फिर से दूर हो जाता है। सीमा के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल प्रिया के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और सीमा के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।